तो कहने का मतलब ये स्टोरी आपको याद करनी पड़ेगी। आईटीओ जो कि 1945 से 1947 तक इसके ऊपर काम किया गया था, बट 53 कंट्रीज इसके ऊपर एग्री हो गई थी, बट यहाँ पर जो यूएसए कांग्रेस है वो एग्री नहीं हुआ था। फिर हमारा गैट का प्रोग्राम आया था जिसके अंदर 23 कंट्रीज एज अ मेंबर कंट्री थी, और इन्होंने ये जो काम करता था गुड्स के ऊपर काम करता था, ये एक एग्रीमेंट था, और इसके जो अंदर काम करने वाले मेंबर्स हैं उन्हें मेंबर कंट्रीज कहा करते थे। तो इसके अंदर कुछ एक कमियां थी जो हमने अभी बताया आपको, बट इन डेप्थ में भी बताएंगे, ठीक है। तो 1945 के अंदर 164 मेंबर कंट्री के साथ ये डब्ल्यूटीओ का कंसेप्ट आया था। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड। कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे ट्रेड करेंगे उन सभी कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। देखो यहां से क्वेश्चन 101% है कि यहां से क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन के। इवन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी अपलोडेड है, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर है ना, यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव हो गया, फंक्शन हो गए हैं, इवेंट्स आपके जो गैट हो गया, जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ एंड ट्रेड हो गया है, ट्रिम्स हो गया, ट्रिप्स हो गया, आप देखेंगे ना वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, है ना। चाहे 10 नंबर में आया, चाहे 20 नंबर में आया, या फिर 4 नंबर में आया जरूर है। तो इसीलिए कहूंगी कि ये दोनों चैप्टर है ना, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। दोनों अगर आपको एक का कंसेप्ट समझ में आ गया, कहीं ना कहीं दूसरा थोड़ा जो चैप्टर है आपके लिए तो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर के अंदर, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर बेस बना के कॉमन टर्म समझाऊंगी जिसके थ्रू हम दोनों चैप्टर्स को इजीली कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो 9th चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ना, अब देखो सीधा तो WTO नहीं आया होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं आया होगा, है ना। इससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई होगी, जैसे कि कोई अमेंडमेंट करते ना पहले, जैसे कि होते ना कि ये एक्ट हमने बना दिया, इसके अंदर कुछ कमी नजर आई, फिर हमने इसके अंदर चेंज किया, फिर नया एक्ट बना दिया, नया एग्रीमेंट बना दिया, नई संस्था ऑर्गेनाइजेशन बना दी, इसके अंदर भी कुछ कमी नजर आई, हमने फिर एक नया पॉइंट बनाया। इसी तरह से WTO बनाया बच्चे। कैसे कि पहले जो था ITO आया था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था 1947 के अंदर, ठीक है, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर गैट आ गया जी। गैट को भी अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी थी तो फिर आ गया WTO। इस स्टोरी को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे। चलते हैं हम अपने पेज की, ओके। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, इस सिस्टम को समझाने की कोशिश करूंगी। देखो ये चैप्टर नंबर 10 का है टॉपिक, बट ये बेस है आपके चैप्टर नंबर 9 का, तो दैट्स द रीजन कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें। देखो सिस्टम तो समझते हैं, एक सिस्टम जैसे कहते हैं ना कि हमारा ये सिस्टम है काम करने का, हमारा ये सिस्टम है। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप व्यापार कर रहे हो। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम सीधा फटाफट नोट्स में से डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं और उसमें से जब हम क्या करते हैं, कोई भी सामान बाय करते हैं, कोई भी सामान हम सेल करते हैं, तो उनका टर्म ये नहीं कहेंगे कि हमने बाय किया, हमने सेल किया, नहीं। बाय को हम कहते हैं इंपोर्ट करते हैं, राइट, और सेल को हम कहते हैं एक्सपोर्ट कहते हैं। कहने का मतलब जब भी कोई कंट्री अपनी कंट्री में कोई सामान मंगवाती है, किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदती है, तो उसे कहेंगे इंपोर्टेड कंट्री कहेंगे, इंपोर्टिंग कंट्री कहेंगे, और जो पर्सन मंगवाता है उसे कहते हैं इंपोर्टर। दैट मीन्स वो पर्सन जिसने सामान मंगवाया है। इन केस मैं कह रही हूं कि मेरे पास अबेंडेंट में था, मेरे पास सरप्लस में है प्रोडक्शन, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंडिया से यूएसए के अंदर सेल कर दिया, उसे क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। अब ये बात कहेंगे कि मैम ये तो बच्चों वाली बात है, हमें पता है। अब मुझे पता है, सबको पता है, राइट, बट यहाँ पे अब बात आ जाती है मल्टीलेटरल की। देखो जब पहले के टाइम 1900 की बात करूं, 1930, 1918, 1917 की बात करूं, आजादी से पहले, तो उस टाइम बहुत वर्ल्ड वार हुए थे, राइट। तो अब बात की जा रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, 1930 के दौरान, ठीक है। देखो कोई भी कंट्री एक, जैसे कहते हैं ना, हमने टर्की कंट्री के बारे में पढ़ा था, टर्की सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसका एग्जाम्पल लिया था हमने नॉर्थ कोरिया, कि वो कंट्री होती है जिसको किसी भी तरह की इंटरनेशनल ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। मीन्स के सारे रिसोर्सेज उसके खुद के पास होते हैं, मीन्स को बाहर ना तो देता है ना किसी से लेता है ना। बट ऐसा तो कभी भी, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है। यही बात है, यहीं पे बात की जा रही है कि इन केस अगर किसी कंट्री को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हुई, मान लीजिए इंडिया को किसी भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट हुई, और यूएसए या फिर मैं कहूँ कि यूके को फूड की, या फिर मैं कहूँ गारमेंट की, टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट हुई। हमारे यहाँ पर क्या है,
भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, चाय हो गया, ये भी सभी चीजें मिलती है ना। अब इनको तो चाहिए भाई ये खाद्य पदार्थ, ठीक है, हमें चाहिए भाई टेक्नोलॉजी या फिर मैं कहूँ कि मशीनरी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट बनाया गया था, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। इसकी डिफरेंट कंट्री क्या करना चाह रही है, आपस में एक एग्रीमेंट करना चाह रही है इस पर्पज के लिए, ट्रेड करने के लिए, चाहे वो ट्रेड आपका गुड्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ट्रेड आपका सर्विसेज के रिगार्डिंग हो। इतना समझ में आया मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम क्या है। मीन्स की इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट कंट्रियां हैं आपस में क्या करना चाह रही है, इंपोर्ट करना चाह रही है, एक्सपोर्ट करना चाह रही है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, इन सबको एक एग्रीमेंट में आना पड़ेगा, इन सबको एक कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, जिसके अंदर सभी तरह के रूल्स लिखे होंगे, ठीक है, सभी तरह की टर्म एंड कंडीशंस लिखी होंगी, ठीक है, इवन आपको पॉलिसीज भी लिखी होंगी कि किस को कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब सभी तरह का एक स्ट्रक्चर जो है इस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब देखो, जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री से सामान मंगवाती है, ठीक है, अब ये पता है कि इंडिया से आप क्या कर पा रहे हो, खाद्य पदार्थ जितने भी खाने के सामान हैं आप इजिली इनको इंपोर्ट कर पा रहे हो। इंडिया एक्सपोर्ट कर रही, इंडिया तो एक्सपोर्ट करेगी ना बच्चे, क्योंकि इंडिया सेल कर रही है इन चीजों को। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है ना। तो इंडिया ये पता है कि आप इंडिया से, अब यही होता है ना कि जब आप घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं तो सॉरी घर छोड़िए, आपके घर में शादी है, ठीक है, शादी में बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब आपने सबसे कॉन्टेक्ट किया हुआ है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, जब जिस दिन शादी है उस दिन जो खाने का प्रॉपर प्रोग्राम ये संभालेगा, ठीक है, आने वाले गेस्ट को ये संभालेगा। तो आपने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया है ना। इसकी फैमिली मेंबर के साथ कॉन्टेक्ट तो नहीं होता, बट हाँ ये होता है, बताना होता है कि उनको ये आपको ये करना है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि इसका ये काम तो इसको सौंप दिया, चलो ठीक है ना। मीन्स कि आप आने वाले कल के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इसे बोलते हैं कि आप फ्यूचर के लिए जो आपने प्रेडिक्शंस की थी वो कहीं ना कहीं सिक्योर है। आपका जो फ्यूचर है, एक दिन का जो हमने प्लान किया है वो स्टेबल है। तो यही मतलब यहाँ पे है मल्टीलेटरल सिस्टम के अंदर, कि वो सिस्टम होता है गवर्न द ट्रेडिंग अमंग द वेरियस कंट्री। ये किसको गवर्न करती है, डिफरेंट कंट्रीज क्या करती है, ट्रेड करती है। दिस सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर द ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन अमंग द वेरियस कंट्री। ये जो सिस्टम है ना, लाने के लिए काफी बार इसके ऊपर बातचीत हुई, काफी सारे इसके ऊपर मसले आए कि हमें एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। दीज नेगोशिएशंस प्रोवाइड द गाइडलाइंस। ये जो हम नेगोशिएशन किया है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एक रास्ता नजर दिखा रही है। किसको, उन मेंबर कंट्रीज को। देखो जिन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा उनको क्या कहेंगे, मेंबर कंट्री कहेंगे, ठीक है। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगे उसे मेंबर कंट्री कहेंगे। वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है उन सभी मेंबर कंट्रीज को फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ देयर पॉलिसी गवर्निंग द इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो भी पॉलिसी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, जो भी पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आने वाले टाइम में आप ये आपके पास होने वाला है। इवन आप फ्यूचर इन्वायरमेंट को भी क्या कर पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप फिनिश गुड्स क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से क्या है, मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, गैट के बारे में बात करते हैं, बट गैट से पहले आपकी एक स्टोरी आती है। क्या स्टोरी आएगी, अब देखो 1930 के दौरान ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, और उस दौरान क्या है, काफी सारा हमें नुकसान भी हुआ था इवन, राइट। तो यहाँ पर इन चीजों को अपने कंट्री के अंदर ट्रेड अच्छे से बढ़ने के लिए हमने एक मीन्स की दूसरी कंट्री के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम था ITO। ITO का मतलब पता है क्या है, इंटरनेशनल। ये देखो स्टोरी ना ऐसे मैं एज इट इज आपको PDF से पढ़वा दूं तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये हो जाएगा कि एक दिन याद रहेगी दूसरे दिन भूल जाओगे। अब आपको स्टोरी से याद रहेगा। देखो मल्टीलेटरल कंसेप्ट आया, देन 1930 के अंदर ये सोचा 1930 में नहीं, 1930 के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ITO का सेटअप करने के बारे में सोचा, जो कि 1945 से 1947 तक इसके बारे में बात चली थी, इसके ऊपर नेगोशिएशन हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर
53 कंट्रीज ने इसकी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 53 जो कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री कर दिया था कि हाँ ये ठीक है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आगे बढ़ावा देने की। बट केवल एक कंट्री ऐसी थी जिसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, मीन्स इसको रिजेक्ट कर दिया। कौन थी? यूएसए कांग्रेस। और उस टाइम तो ये डेवलप्ड कंट्री थी। तो बाकी जो इसके अंदर कंट्री थी वो कहती है कि जब ये डेवलप्ड कंट्री ही इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एग्री नहीं हुई तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो जिसकी इकोनॉमिक वेल डेवलप्ड है, तो अगर वो ही एग्री नहीं हो रही तो हम भाई ऑब्वियस ही बात है। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, इसको मना कर दिया। फिर आया था भाई 1947 के अंदर गैट के बारे में। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्ड की थी हवाना में 1947 के अंदर, ठीक है। और इसकी हवाना एक प्लेस है, ठीक है, बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो 1947 के अंदर फिर ये आया है हमारा गैट, ठीक है। अब गैट जो है, इस गैट के ऊपर जो कंसेप्ट है 1947 के अंदर इसके ऊपर बात की थी, बट ये 1948 के अंदर ये एक्चुअल में क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हो चुका था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसका ये जो एग्रीमेंट है ना, ये किस पर्पस के लिए था कि जितने भी टैरिफ के रिगार्डिंग बात की जा रही है, जो भी ट्रेड के बारे में बात की जा रही है, उनके बारे में था, ठीक है। इसके अंदर इसको एग्री करने के लिए इस टाइम 23 कंट्रीज थी जो इसकी मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी लेके आए थे जो पहले हम लेके आना चाह रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड लेवल पर, ठीक है। बट इसके अंदर कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी कि ये केवल और केवल गुड्स के बारे में ही बात कर रही था, इसके अंदर किसी भी तरह की सर्विसेज की, ट्रेड के बारे में बात नहीं थी, ओनली मर्केंटाइज ऑफ द गुड्स के बारे में था। सेकेंड थिंग जो कि इसके ड्रॉबैक था कि इसने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग किसी भी तरह का प्रोविजंस नहीं लेके आया था, ना ही टेक्सटाइल के लिए था, बट 1974 में आया था। बट कहीं ना कहीं जो कुछ एक कमियां थी उस कमियों को उभार कर, इसकी उन कमियों को रिमूव करके, हटा करके नया कंसेप्ट लाया गया WTO। मीन्स कि इनके ना जैसे राउंड होते हैं, मीटिंग्स बोलते हैं ना जिनको, मीटिंग हुई टाइम टू टाइम, तो ये मीटिंग जब हो रही थी तो ये 8th मीटिंग में, ओरिगो राउंड जो था 8th मीटिंग में WTO का कंसेप्ट लाया गया कि ये केवल एक एग्रीमेंट है, इसके अंदर जो मेंबर्स कंट्री हैं उनको केवल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज माना जाता है। तीसरा कारण ये भी है। बट WTO फिर एक ऑर्गेनाइजेशन लाया गया 1944 के अंदर, इसके ऊपर बात के ऊपर एग्री हुए थे सभी कंट्रीज, 164 कंट्री थी उस टाइम, ठीक है। बट ये एक्चुअल में एप्लीकेबल 1995 में हुआ था। इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल लेवल पे जब आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बताएगा कि आप किसके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज अप्लाई होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। कितने अगर आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो रिजोल्व करने का प्रॉपर इनके पास राइट होता है। तो कहने का मतलब ये स्टोरी आपको याद करनी पड़ेगी। ITO जो कि 1945 से 1947 तक इसके ऊपर काम किया गया था, बट 53 कंट्रीज इसके ऊपर एग्री हो गई थी। बट यहाँ पर जो यूएसए कांग्रेस है वो एग्री नहीं हुआ था। फिर हमारा गैट का प्रोग्राम आया था जिसके अंदर 23 कंट्रीज एज अ मेंबर कंट्री थी, और ये जो काम करता था गुड्स के ऊपर काम करता था, और ये एक एग्रीमेंट था, और इसके जो अंदर काम करने वाले मेंबर्स हैं उन्हें मेंबर कंट्रीज कहा करते थे। तो इसके अंदर कुछ एक कमियां थी जो हमने अभी बताया आपको, बट इन डेप्थ में भी बताएंगे, ठीक है। तो 1945 के अंदर 164 मेंबर कंट्री के साथ ये WTO का कंसेप्ट आया था, ठीक है। चलिए तो इसकी एक स्टोरी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं गैट की, देन हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गैट वाज द मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ठीक है। एग्रीमेंट होता है बिटवीन द मैनी कंट्रीज। फोकस किसके ऊपर होता है कि जितने भी बैरियर्स होते हैं, देखो इंटरनेशनल लेवल पे आप जब भी ट्रेड करते हैं ना, जो जैसे कि किसी को अपने कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे वो किसी भी तरह की टैरिफ से रिलेटेड हो, आपके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दे, या फिर नॉन टैरिफ जो है बैरियर्स होते हैं उनको लगा दे, या फिर आपके पास जो कोटाज लगाते हैं ये लगा दे, या फिर किसी भी तरह के आपके हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, रूल अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है इवन इंपोर्ट करने में, इवन आपको एक्सपोर्ट करने में, राइट। इन सबको कम करने के लिए ये एग्रीमेंट्स लाए जा रहे थे बाय टू बाय, ठीक है। और ये टैरिफ क्या है, जैसे कि बैरियर क्या है, जैसे टैरिफ हो गया टैक्स ऑन
इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, जैसे कि कोटा हो गया, लिमिट रख दी कि आप इतना ही सामान मंगवा सकते हो, ठीक है। इनका मेन एम था कि क्रिएट करना मोर लेवल द प्लेइंग द फील्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब देखो मैं फटाफट इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जो पहले जो क्या था कि जो आपके जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, बहुत हार्ड थे, एक्सटेंसिव ट्रेड था, ठीक है। और इवन 1930 के दौरान ये जो पीरियड था ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स अलायंसेज इन द वेस्टर्न यूरोपियन थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ कंडीशंस ऑफ द लिबरल ट्रेडिंग आफ्टर द वॉर। ये पता है क्या कह रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना यूनाइटेड स्टेट और जो वेस्टर्न यूरोपियन की जो संगठन है, अलायंसेज होती है, संगठन जो है, उन्होंने विचार किया कि वो एक ऐसे ट्रेड सिस्टम को क्रिएट करे, एक ऐसे लिबरल ट्रेड सिस्टम को क्रिएट करे जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बेनिफिटेड होगा और बाकी कंट्रीज के लिए भी होगा, ठीक है। इस प्रपोजल को क्रिएट किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ITO जिसे नाम दिया गया था। बट सभी की सभी द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट हेल्ड इन द हवाना इन 1947 आएगा बच्चे यहाँ पे 1947 के अंदर हवाना में ये ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट यूएन कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, ठीक है। और उसके अंदर जो 53 जो कंट्रीज थी उन्होंने इस चार्टर को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री कर दिया था, बट इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई रेक्टिफाइड नहीं किया था बाय द यूएस कांग्रेस एंड द प्रपोजल वाज द अमेंडमेंट। इस प्रपोजल को फिर नकार दिया गया था, निरस्त कर दिया, ठीक है जी। देन उसके बाद फिर आ जाता है गैट। अब गैट की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जो भी मैंने आपको समझाई। ये गैट कब आया था? द गैट वाज द फर्स्ट डिस्कशन ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो ये कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे हम कहते हैं ना मीटिंग हो रही है, आप किसी मीटिंग में जाते हो, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, कभी भगवान करे सबकी जॉब लगे, जो भी देख रहे हैं मेरे को, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ आपको काम करना है। जब इवन जैसे कि हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर मंथली बेसिस पे क्या होता है, क्या लगती है, मीटिंग होती है। तो अगर हम हर एक मीटिंग को नाम दे दें, जैसे कि हर एक बैच को जैसे कि नाम दिया जाता है, प्रगति बैच दिया जाता है, ठीक है, दृष्टि बैच दिया जाता है, ये बैचेस होते हैं ना, इसी तरह से उन राउंड के भी नाम थे, ठीक है। जिन जैसे राउंड होते थे उन राउंड को नाम दे दिए जाते थे, ठीक है। उन राउंड का वैसे मैंने आगे लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कशन किया था, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी ऑन द ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, 1947 में इसका डिस्कशन किया था, जब हमने ITO को रिजेक्ट कर दिया था। और इसके अंदर 23 नेशन कंट्रीज थी जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और ये जो हेल्ड की थी जिनेवा के अंदर, ठीक है, ऑन अक्टूबर 30 अक्टूबर 1947 के अंदर इस एग्रीमेंट के ऊपर प्रॉपर एग्री हुआ था। बट ये एक्चुअल में कब आया था, फोर्स में कब आया था, मींस काम करना कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 1948 के अंदर। क्लियर है कंसेप्ट? देखो एग्जाम में कैसे आ सकता है, इवन नेट के एग्जाम में भी आता है कि इसको साइन कब किया था, 1947 में, और एक्चुअल में एनेक्टमेंट कब हुई थी, एक्चुअल में इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1948 के अंदर हुआ था। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए जी, इसका मेन पर्पस क्या था? पर्पस था बच्चे कि इसका मेन पर्पस था कि जो भी प्रोटेक्शनिज्म का कंसेप्ट है, जो कि हम चैप्टर नंबर इसी के अंदर पढ़ेंगे, इसकी जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यहाँ पर आ जाता है एक कि ये जो प्रोटेक्शनिज्म का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर कंट्रोल करना। इसका मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हर एक जो कंट्री है ना, वो क्या चाहती है, अपने आप को दूसरी कंट्री के साथ से कंपैरिजन करे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। उस प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो क्या कुछ नहीं कर देती, वो काफ़ी सारे हर्डल क्रिएट कर देती है, जो कि हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की, ठीक है। इस कंसेप्ट को, इसका मेन पर्पस यही था कि आप जो भी कंट्री अपने आप को प्रोटेक्शनिज्म का कंसेप्ट अप्लाई करेगी, जिसके कारण फ्री ट्रेड के अंदर कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट होगी, तो उसको एलिमिनेट करना है जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेसिव राउंड। ये किस राउंड में आया था? गैट जो है किस राउंड में आया था, ठीक है। गैट जो अंडरवेंट द सर्वल राउंड ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ द फर्दर लिबरलाइजर ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए काफी सारे राउंड हुए थे, ठीक है। बट सबसे ज्यादा फोकस करने वाला जो राउंड था ये वाला था, ठीक है, क्योंकि इस राउंड के अंदर पता है क्या हुआ था, इन तीनों राउंड्स के अंदर सबसे ज्यादा WTO के ऊपर फोकस किया गया था, क्योंकि गैट के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लग गई थी, तो जिसके कारण इन राउंड्स के अंदर ज्यादा फोकस किया गया था। जैसे किडली राउंड इज 1964 एंड 1967 तक हुआ था। टोक्यो राउंड जो था 1973 से 1979 तक हुआ था। उरिगो राउंड था 1986 से 1994 तक, 86 से 94। ये ज़्यादा इफेक्टिव रहा था,
क्यों? क्योंकि इस राउंड में ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया था उरिगो राउंड के अंदर कि जो ट्रेड है आप केवल गुड्स का कर रहे हैं, सर्विसेज का नहीं कर रहे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन्होंने छोड़ा हुआ था। तो इन सभी राउंड्स के ऊपर यहाँ पे कंफर्म हो गया था, जिसके कारण WTO को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी तो यहाँ पे कहते हैं कि 1994 के अंदर WTO को ये कहा गया था कि हाँ ठीक है, बट ये एक्ट में 1995 के अंदर ही है, जैसे कि हमारा गैट था। ठीक है, उरिगो राउंड क्या कहते हैं? उर्गे राउंड बोलते हैं, उरिगो राउंड, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो उरिगे राउंड है वो क्या कहते हैं कि वो ज्यादा उत्तेजित था उन सब चीजों के लिए। किस चीज के लिए? ट्रेड लिबरलाइज करने के लिए। एग्रीमेंट दैट इंक्लूड, उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया? टैरिफ रिडक्शंस, के टैरिफ को, टैक्स को कम किया जाए, एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडीज जो थी, सब्सिडीज रिडक्शन किया जाए, क्योंकि जब भी कोई कंट्री ना सब्सिडीज देती है ना अपने प्रोड्यूसर्स को, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री को नुकसान होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी काउंटर वैल्यू ड्यूटी में एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज के। ठीक है, एंड द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। ठीक है, जिसके कारण जो गैट का जो प्रिंसिपल है ना एंड द एग्रीमेंट है वो ऑब्जर्व्ड इन देयर इज एस्टैब्लिशमेंट टू देयर इज अ WTO इन 1995 के अंदर आया। इस गैट का इंपैक्ट क्या पड़ा था कि यहां पर जो टैरिफ था, कहीं ना कहीं देखो जो जब भी कोई चीज नई इंट्रोड्यूस होती है कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट तो दिखता है ना। तो इसका इंपैक्ट डला था कि 1947 के अंदर अराउंड 22% था टू अबाउट 5% आफ्टर द उरिगो राउंड इन द 1919 तक। दैट मीन्स जो टैरिफ का जो रिडक्शन था वो इतने परसेंट तक कहीं ना कहीं आ चुका था। इट्स इज क्रेडिटेड विद द फोस्टरिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द इंक्रीजिंग द ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन के कारण जो हमारी इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। कंक्लूजन ड्रॉ करूं कि गैट के बारे में, क्योंकि गैट के ऊपर क्वेश्चन आता है और आपको इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ओके, तो गैट के बारे में अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो गैट क्या है? कहीं ना कहीं एक इनका रोल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसका मेन मोटिव ये था कि एक प्रमोट करे फ्री ट्रेड को बाय द रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर अमंग द नेशन। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ट्रेड को प्रमोट तो करे बट बैरियर को रिड्यूस करके। ओके, काफी सारे राउंड्स हुए जिसके कारण इसके अंदर भी कुछ कमी नजर आई, फिर हमने WTO के कंसेप्ट को लाया गया था। वो कमी देखो अब बात की जा रही है क्यों गैट को रिप्लेस करके WTO को लाया गया था। देखो यहाँ पे कहते हैं कि लिमिटेड टू रिमूव द टैरिफ ऑफ द गुड्स। देखो कुछ एक गुड्स थी जिसको छोड़ दिया गया था, कुछ एक गुड्स थी जिनको इन्होंने इंक्लूड किया गया था। गैट की बात की जाए कौन कौन सी गुड्स थी जो इन्होंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया था? एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर है जहां से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे ऑब्वियस है हमारे पास क्या होगी, जो फॉरेन रिजर्व है वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमारे सेक्टर को बिल्कुल ही बाहर निकाला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इवन दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा हो सकता है कि वहां पे भी प्राइमरी सेक्टर हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनको हटाया जा रहा था, इनको इंक्लूड ही नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं इसको रिमूव करके WTO के अंदर इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है दूसरा कारण कि गैट को रिप्लेस करके WTO लाया गया कि गैट वाज एप्लीकेबल ओनली टू ट्रेडिंग ऑफ द मर्केंटाइज गुड्स। यहाँ पे गैट आएगा कि गैट केवल एप्लीकेबल किसकी बात कर रहा था? केवल मर्केंडाइज गुड्स की बात कर रहा था, सर्विसेज के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा था। तो सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस गैट ने, WTO ने किया था, जिसको हम GATS गैट्स के नाम से जानते हैं। देखो ये तो है गैट, टैरिफ एंड ट्रेड है, ये है ट्रेड एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन एग्रीमेंट। ये कहते हैं कि ये जो गैट है ना, फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर एक जनरल एग्रीमेंट बनाई, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो इसी वजह से ये एग्रीमेंट है, तो इसकी जो पार्टीज होती थी उनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहती थी। तो दैट्स अ रीजन कि इसको रिप्लेस करके WTO लाया गया था। देखो इसका डिफरेंस हम अभी नहीं करेंगे। देखो गैट का जो सिंबल है ये है और WTO का सिंबल ये है। आपको सिंबल भी एटलीस्ट पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, बट अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। क्या कहता है? इंट्रोडक्शन अब मुझे करवाने की जरूरत, हाँ WTO को करवाना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द WTO। WTO की बात की जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो मेंबर है वो 164 मेंबर्स है।
इसके अंदर डील करते हैं रूल ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो नेशंस हैं उनके बीच में रूल्स के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। With the Russia's sessions in the August 2012, the WTO encompasses all the major trading economics. The WTO worked to help the international trade flow smoothly, predictably, freely, and providing the country with a constructive and the fair outlet for the dealing with the dispute trade issues. आपको पता है सारा जो क्रक्स है ना यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जो WTO है ना इसका मेन काम पता है क्या है। अब जो पहले थोड़ी बहुत जो रिस्ट्रिक्शंस थी, अब देखो 1999 से पहले 1991 से पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उससे पहले भी इसमें क्या था, एलपीजी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज भी आई थी। बट एलपीजी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर क्या कहा था ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि हमारे इकोनॉमिक को हम दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक से क्या करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ। क्यों? क्योंकि जो अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, अगर हम उनके साथ व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगी तो उनकी भी तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इससे पहले क्या था कि लिमिटेड कंट्री के साथ ये बताया गया था कि इंडिया इनके साथ ट्रेड करेगी, ठीक है, इन्हीं से सामान खरीदेगी, दूसरी कंट्री के साथ नहीं ट्रेड करेगी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड का जो फ्लो है वो स्मूथली हो जाए, ठीक है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए कि रॉ मटेरियल वहां से आने वाला है। जैसे कि हमने शादी के एग्जांपल लिया था ना कि एक दिन जो आगे आने वाला है, हमारा कल का दिन जो आने वाला है उसको हमने सोचा हुआ है कि ये काम इसको सौंपा हुआ है तो रिलीफ है ना, तो फ्रीली हो जाएगा काम। एंड द प्रोवाइडिंग द कंट्री विद द कंस्ट्रक्टिव एंड द फेयर आउटलेट डीलिंग, अगर किसी भी तरह का कोई भी काम है प्रॉपर फॉर्मेट में होगा। इनकेस डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर विवाद हो जाता है, तो इस WTO के पास प्रॉपर पावर है कि उनके डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करे, क्योंकि इस डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए एक स्पेशल बॉडी क्रिएट की हुई है। स्पेशल एक बॉडी कहते समझते हो, बॉडी का मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। WTO कब आया था? 1995 के अंदर आया था। और कैसे आया था? उन्होंने गैट को रिप्लेस किया था, जो कि 1947 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बट एक्ट में 1948 में आया था, जो कि हम पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ पर ना यही बातें लिखी हुई है, चलो इसको हम पढ़ के बता देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एन एग्रीमेंट दैट इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड एंड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। पता है क्या कह रहा है कि जब ये गैट आया था ना, इसका यहाँ पे ना एक और कारण लिख लीजिए कि गैट आने के बाद ना, गैट जब आया था इसने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम समझते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम समझते हैं? ये कहते हैं कि जो भी मार्केट का रेट होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लक्चुएशन नहीं है, मार्केट के बेस पे नहीं है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट जो WTO है उसने इस कंसेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया था 1917 के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि स्पेशल फोकस किया गया था कि फिक्स्ड एक्सचेंज नहीं, फ्लेक्सिबल की बात की जाएगी। जो भी मार्केट रेट होगा, एक्सचेंज रेट होगा, वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होगा। मार्केट फोर्सेस समझते हैं सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है DSB कंसेप्ट है। डी का मतलब है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी झगड़े हैं, विवाद है, उनको रिजॉल्व करता है, ये इनकी सेटलमेंट कर देता है। ये इस तरह का बॉडी, इसलिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, बट फिर भी हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि ओरेगा राउंड ऑफ द गैट 1986, 1994, देखो हर एक डाटा में ना, इंटरनेट में ना 93, 94 जैसे अलग अलग डाटा उठाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आई होप यहाँ पे 94 आना चाहिए, ठीक है। गिव अ बर्थ, उन्होंने ना इस ओरेगो राउंड ने WTO का बर्थ किया, जन्म दिया, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में कंफर्मेशन हो गई थी, बातचीत कंफर्म हो गई थी। और इस एग्रीमेंट गैट के अंदर ये साइन हुआ था ओरेगो राउंड के अंदर अप्रैल 1994 के अंदर इन मोरक्को। एक स्टेट है जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर होता है, ये नॉर्थ अफ्रीका का स्टेट है, ठीक है, मोरक्को। न्यू ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया वर्ल्ड WTO के नाम से। WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करेगा एंड फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को डिफरेंट नेशंस के बीच में, ठीक है। इसने क्या किया है, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अंदर जो भी चीज़ें
ऑलरेडी थी, उनको रिवाइज किया है, एनफोर्स किया है रूल रेगुलेशंस को, ठीक है। ये एक्चुअल में एंड ऑफिशियली जो कमेंस्ड हुआ था, ऑफिशियली तौर पर अगर बोला जाए तो कब आया था, ये 1 जनवरी 1945 में आया था, 1995 में 1995 के अंदर, ठीक है, जो कि इसका एक्ट बन गया था 1994 के अंदर, मार्केश एग्रीमेंट है ये। देखो ये है सिटी का नाम जहां पर ये चीजों को हेल्ड किया था, ओरिगो राउंड को हेल्ड किया था, ठीक है। और हेल्ड करने के बाद जो एग्रीमेंट बना था वो है मार्केश एग्रीमेंट, ठीक है। और इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट लेकर आए गए थे और ऑफिशियली कमेंस्ड हुआ था 1 जनवरी 1995 के अंदर, ठीक है। ये आगे नीचे इसके गेट के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये WTO के मेंबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इन्होंने 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, क्या, एक तो गुड्स की काउंसिल होगी, एक सर्विसेज की काउंसिल होगी जिसको हम गैट्स कहते हैं, एक ट्रिप्स की होती है, ट्रिम्स कह लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, मींस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में पता क्या क्या आते हैं आपके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सभी चीजें यहाँ पर आती हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो ये गैट्स भी हमने कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, ट्रिप्स भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर ये सारे के सारे इनके ऊपर इन्होंने राइट के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए WTO को लाया गया, ठीक है। वैसे ना इसके अंदर जो मेंबर काउंसिल होते हैं काफी सारे मेंबर, सभी मेंबर्स को इसके अंदर इंक्लूड होता है, मीटिंग के अंदर सबको इंक्लूड होना पड़ता है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट द अपीलेंट बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल एंड द प्लूरिलेटरल कमेटीज। ये अलग कंसेप्ट है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं वो कि जो कि हम आगे 10 चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। अब आ जाते हैं WTO किस किस के बारे में डील करते हैं। अब देखो WTO की हिस्ट्री पता लगी, 4 बातें हैं, घुमा फिरा के 4 ही बातें आ रही हैं। ओरिगे राउंड इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर ये डिसाइड कर दिया गया था कि हाँ WTO को लेकर आएंगे, जिसको मोरक्को एक सिटी है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि WTO को लाएंगे और उसको डिसाइड करने का एक एग्रीमेंट बनाया था। मार्केश एग्रीमेंट में ये एक्सप्लेन किया गया था कि गैट को हटा के रिप्लेस करके हम WTO को लाना चाहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करने के लिए, और इसके अंदर 164 मेंबर्स कंट्री थी, ओके जी। ये किस किस के अंदर डील करता है, ये डील करता है काफी सारे फैक्टर्स के अंदर, क्योंकि जो चीजें गैट के अंदर नहीं इंक्लूड थी वो सारी की सारी अब WTO के अंदर होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, क्लोथिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, गवर्नमेंट परचेज हो गया। इसलिए कहने का मतलब ज्यादा फोकस सर्विसेज और एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल पे किया गया, ओके। अब इसके कुछ प्रिंसिपल है WTO के, WTO ने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल डिसाइड किए हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इस WTO की पनिशमेंट भी लेनी पड़ेगी आपको। तो ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो ये प्रिंसिपल है भाई, सबसे पहला मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसे हम MFN भी कहते हैं। पता है क्या कहता है, सीधा सा अगर मैं आपको 1 वर्ड में अगर आपको समझाऊं तो ये कहता है कि आपकी कंट्री है, अब मैं कहूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं, ये है इंडिया, ये है चाइना, चलो चाइना का एग्जांपल ना हम बाद में लेंगे, ये UK। इंडिया ने सामान यहाँ से मंगवाया है, दैट मीन्स इंपोर्ट किया है, बाय किया तो सामान मंगवाया है, ठीक है। मान लीजिए सामान मंगवा लिया, ठीक है, अब अपनी कंट्री के अंदर ये सेल करेगा और वो सामान यहाँ पे भी बनता है बट यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नहीं बन रहा, ठीक है। अब इन्होंने ये सामान मंगवा लिया, अब एक तो इनका सामान है इंडिया के खुद का, मान लीजिए कोई लैपटॉप ही ले लीजिए, ठीक है, लैपटॉप इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बाहर की कंट्री से भी हमने मंगवा लिए हैं। तो ये कंसेप्ट कहता है MFN है, राइट, MFN, ठीक है। ये कहता है कि जो आपकी कंट्री के प्रोडक्ट हैं और जो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट हैं उनके बीच में किसी भी तरह का आप भेदभाव नहीं करेंगे, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द अदर नेशन प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जो हमने दूसरी कंट्री से सामान मंगवाया है उनको भी उतनी ही वैल्यू दी जानी चाहिए जितनी वैल्यू हम अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, ठीक है।
समझ पा रहे हो? बस इस लाइन का ये मतलब है। क्या कहते हैं कि ट्रीटेड अदर पीपल इक्वली, अब दूसरे लोगों को भी इक्वली ट्रीट करेंगे अंडर द WTO एग्रीमेंट। कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, ग्रांट द समवन अ स्पेशल फेवर। ये नहीं है कि आप अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा फेवर देंगे, उनको ज्यादा सब्सिडीज दे देंगे, है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जैसा ट्रीट अपनी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं वैसा ही ट्रीटमेंट दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को देना पड़ेगा। यू हैव टू डू द सेम फॉर ऑल द अदर WTO मेंबर। WTO के लिए, WTO मेंबर के लिए सभी चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द मोस्ट फेवर्ड नेशन, मीन्स कि जो भी नेशन है वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स को क्या माने, एक फेवर में लेके चले। ये नहीं है कि एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं दूसरी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे कहते हैं कि पांचों उंगलियां समान है, उनका कहने का मतलब ये है। इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड विच गवर्न ट्रेड इन गुड्स, ये केवल ये कहता है कि पहले गुड्स की बात की जाती थी, सर्विसेज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, इन्होंने प्रायोरिटी किसको दी, गुड्स को दी। बट MNF क्या, FN क्या कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन कहता है कि इन्होंने प्रायोरिटी अपनी सर्विसेज को भी दी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी दी, गुड्स को भी दी, इन्होंने किसी के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है। दूसरा आ जाता है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या कहता है, बात वही है कि आप इक्वली ट्रीट करो, बट इन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्ट आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना आपकी कंट्री के प्रोडक्ट को मिल रहा है एज एक नेशनल प्रोडक्ट होने में, ठीक है। ये कहते हैं कि ट्रीटिंग फॉरेनर एंड द लोकल इक्वल इंपोर्टेड एंड द लोकल प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। समझ में आ रहा है, ठीक है। एट लीस्ट आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैज एंटर्ड द मार्केट, जैसे ही अपनी मार्केट के अंदर फॉरेन का सामान एंटर हो रहा है, द सेम शुड अप्लाई टू द फॉरेन, मींस की जो पॉलिसी हम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना, सेम एज इट इज उनके ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उनके ऊपर ज्यादा रूल लगा दें, कि रूल पता है, कंडीशन मोस्ट पता है क्या होती है, ऐसे नॉर्मल आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, नॉर्मल लोकल वे में, कि अगर मान लीजिए मैं किसी कंट्री, कोई कंट्री हमारे यहाँ पे आ रही है, कोई किसी अदर कंट्री की जो कंपनी है हमारे यहाँ पर आ रही है, ठीक है जी, और उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ये कह दे कि आपको रॉ मटेरियल हमसे खरीदना होगा, सामान बेचना ही हमसे होगा, ठीक है, आपको तो कोई मतलब प्रोड्यूस करना है, देखो रॉ मटेरियल हमसे खरीदे या फिर हमसे बेचे, डजंट मैटर। वो कहती है कि सेम ट्रीटमेंट दो, ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, पार्शियलिटी करेंगे, दिस इज नॉट फेयर, ओके। ये कहते हैं कि द सेम शुड अप्लाई टू द फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज, चाहे वो फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, उनको सेम सर्विसेज, सेम तरह की ट्रीटमेंट दो, ठीक है। जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल ट्रीटमेंट, गिव द अदर द सेम ट्रीटमेंट एज अ वन ऑफ नेशंस। जैसे कि हम अपने प्रोडक्ट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, वैसे ही दूसरे प्रोडक्ट को सेम एज इट इज ट्रीटमेंट दें। इसी वजह से WTO ने 3 मेन और एग्रीमेंट बनाए, जो कि स्पेशली वही है, गैट का है, आर्टिकल 3 के बारे में बात करता है, आर्टिकल 17 गैट्स का है जो कि सर्विसेज के बारे में, एक ट्रिप्स जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, थर्ड पॉइंट कहते हैं, थर्ड प्रिंसिपल कहता है फ्री ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू द नेगोशिएशंस। पता है क्या कह रहा है कि आप इवनली आप किसी भी कंट्री से सामान मंगवा रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी को सामान बेच रहे हो, क्या इंपोर्ट हो रहा है या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो WTO के अंदर जो मेंबर कंट्री है, जो उसके अंदर रूल बना दिए गए हैं, इवन वो ट्रेड से हो, इवन वो चाहे टैरिफ से हो, कि कितना आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है, वो ये नहीं है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप टैरिफ कम लगा रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो टैरिफ ज्यादा लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि फ्रीयर ट्रेड होना चाहिए ग्रेजुअली थ्रू द नेगोशिएशन, जो भी बातचीत हुई थी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहते हैं कि लोअरिंग द ट्रेड बैरियर, मेन मकसद क्या है भाई WTO का, कि जितने भी बैरियर्स आते हैं, बैरियर क्या थे भाई, उनको रिड्यूस करने के बारे में बात की गई है। फ्रॉम द टाइम टू टाइम अदर इश्यूज सच एज द रेड टेप, एक्सचेंज रेट पॉलिसी हैव टू बी आल्सो द डिस्कस। इस WTO के अंदर टाइम टू टाइम हर चीज के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई दिक्कत हो रही है किसी कंट्री को, तो अपील डाल सकता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द सॉल्यूशंस क्या किया जाएगा, लाया जाएगा, राइट।
तो इसी तरह से टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए भी काफी सारे राउंड किए गए थे। तो इन 9th राउंड अंडर द दोहा डेवलपमेंट, देखो ये याद करने का नहीं, आप इसको इजी समझ सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड क्या होता है, कि किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आपके बीच में क्रिएट ना हो। ये फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद करना है। इसके साथ साथ कोई राउंड हुए थे और उसके अंदर ये कहा गया था कि जो टैरिफ है वो कम से कम किया जाए, जिसके थ्रू लेस देन 4% मान लिया गया था कि टैरिफ क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। दैट्स इट। इसके अंदर बाकी, इसके अंदर अगर आप ये राउंड याद कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू द बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो बाइंडिंग का मतलब पता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पता है। देखो ट्रांसपेरेंसी का तो मतलब पता है ना, जो आपको नजर आ रहा है वो मुझे भी नजर आ रहा है ना। जो रूल आपने, जैसे कि हेलमेट सबके लिए कंपलसरी है, तो आपके यहाँ पे भी हेलमेट जो है कंपलसरी, अगर नहीं पहना तो चालान आपका कटेगा। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी की। अगर मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आपके लिए वही दूसरी कंट्रीज को नजर आना चाहिए। बाइंडिंग का मतलब होता है एक स्पेसिफिक रेट डिसाइड कर दिया जा रहा है कि जिसके वो रेट जो कि आपकी गुड्स इंपोर्ट पे, गुड्स एक्सपोर्ट पे टैक्स लगने वाला है। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, विचार कर पा रहे हो, है ना। यही तो WTA का मेन मोटिव है कि आप फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे, ये भी प्रिडिक्ट करता है। तो समटाइम द प्रोमिसिंग नॉट टू रेज अ ट्रेड बैरियर कैन बी as important such as the lowering one, because the promise give the businesses as a clear view of there is a future opportunity। अगर हर चीज क्लियर है, हर चीज आपको नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हो कि मैं पैसा वहां इन्वेस्ट करूं, मैं पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, है ना। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। मल्टीनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का यही मेन मोटिव था कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने बिजनेस स्टेबिलिटी को आप क्या कर सके, अपने बिजनेस इकोनॉमी को स्टेबल कर सके, ठीक है। कंट्रीज एग्री टू ओपन देयर मार्केट फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज, दे बाइंड देयर कमिटमेंट। समझ में आ गया कि एक सीलिंग अमाउंट होती है, बाइंडिंग का मतलब क्या, एक सीलिंग अमाउंट होती है जो कि कहीं ना कहीं एज ए रेट, जो कि आप एज ए तौर पर कस्टम या फिर टैरिफ के तौर पर आप उनके ऊपर लगाते हो, ठीक है। बाइंडिंग अमाउंट टू सीलिंग एंड कस्टम टैरिफ रेट होती है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है। ट्रांसपेरेंट कब होगा, जब ट्रेड रूल एज पर क्लियर एंड पब्लिक, जो आपको भी नजर आ रहा है, इवन जो नॉर्मल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, अगर वो उन चीजों को पढ़ना चाह रही है तो उसको भी सेम समझ में आए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो जी, 5th पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग द फेयर कंपटीशन। देखो ये तो एक बेस्ट पॉइंट है जो कि जिसके लिए WTO आया था, क्योंकि पहले जो कंसेप्ट था ना, डंपिंग बहुत होती थी। मीन्स कि अपनी कंट्री में तो वो सामान क्या कर रही है, मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये है इंडिया, ये है यूके मान लीजिए फ्रांस, ठीक है। फ्रांस टेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छा है, वो क्या कर रहा है, कोई भी मान लीजिए लैपटॉप है, अपनी कंट्री में तो वो क्या कर रहा है, 50,000 रुपए का सेल कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांस के अंदर, खुद के अंदर तो वो क्या कर रही है कंट्री, 50,000 रुपए का सेल कर रही है। जब इंडिया उसको इंपोर्ट कर रही है ना, तो उसे वो 30,000 रुपए का सेल कर रही है। अब इसका मतलब देखो, इंडिया के लिए तो अच्छा ही है कि वो सस्ते में बन रहा है, सस्ते में वो खरीद पा रही है, बट इंडिया के जो इंडस्ट्रियल पर्सन है, जो भी लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बाय द डिफॉल्ट वो उनकी कॉस्ट 35,000 आ रही है। तो जो कस्टमर है वो किसे परचेज करना चाहेंगे, इसको परचेज करना चाहेंगे। यहां से फ्रांस से ज्यादा हमारे यहाँ पे सामान आएगा और फ्रांस की करेंसी जो है हमारे यहाँ से चली जाएगी। दैट मीन्स हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो भी घट रहा है, इंडस्ट्रियल जो परेशानी है वो भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं इसको डंपिंग। मीन्स कि अपनी कंट्री में तो सस्ता बेच रहे हैं, पर दूसरी कंट्री में वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री में महंगा बेच रहे हैं, दूसरी कंट्री में वो क्या कर रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। समझ में आगे से कहेंगे डंपिंग। डंपिंग की कंसेप्ट को, डंपिंग की प्रॉब्लम को हटाने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फेयर कंडीशंस ऑफ द ट्रेड कर सकते हैं। दैट मीन्स फेयर कंपटीशन आ सकता है, मोनोपोली नहीं होगी वहां, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजिंग द डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो ये तो समझाने की आई होप जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबसे
आप सभी चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, सर्विस को लेके चल रहा है, गुड्स को लेके चल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेके चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक्स है वो क्या होने लगेगी, डेवलप होगी। दैट्स इट, इसको रीड कर लें। WTO और गैट के बीच में अब डिफरेंस आप अच्छे से कर सकते हो, और इससे और ज़्यादा डिफरेंस चाहिए तो आप इस PDF को ले सकते हैं, दोनों चैप्टर्स की मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर इसके ये आपके डिफरेंस, ये आपके यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO एज द फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द मेंबर कंट्रीज, वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। देखो मेंबर कंट्री क्या होती है, जो जो एग्रीमेंट्स के अंदर जो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्री हुई थी उनकी बात की जा रही है। अब एक दूसरे के अंदर मान लीजिए यहाँ से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, सामान बनेगा भी तो ना, है ना। क्योंकि अब देखो मान लीजिए इंडिया के अंदर लैपटॉप की ज्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है, डिमांड के इंक्रीज होने से इंडिया के अंदर दूसरी कंट्री से क्या होगा, इंपोर्ट होगा, बट यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर होगा ना लैपटॉप, तो इनके इस कंट्री के लिए तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, और यहाँ की कंट्री के लिए ये होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड ऑफ द गुड्स। गुड्स की भी और सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे भी कोई कंट्री क्या करेगी, इफेक्टिव डिमांड करेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। अब आपके पास प्रॉपर राइट है कि किसी भी चीज़ों को अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। इवन हर कंट्री से आप क्या कर सकते हो, सामान मंगवा सकते हो। रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप किसी और कंट्री से मंगवा सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड के पास जो रिसोर्सेज, आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रख रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट की नीड को कंप्लीट करने के लिए आने वाले फ्यूचर्स को आप इफेक्ट नहीं कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर के जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्ट नहीं कर रहे हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। प्रोटेक्ट तो इन्वायरमेंट करने की बात की जा रही है। सिंपल सा, सिंपल है ना, अब तो आसान लग रहा होगा। यस। फंक्शन ऑफ द WTO की बात की जाए, फंक्शंस क्या है, रूल्स रेगुलेशंस बताना, मेंबर्स कंट्री को इंप्लीमेंट करना उन रूल रेगुलेशन को, साथ में ये देखना कि सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन करना, ठीक है, उसके ऊपर ये निगरानी रखना, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ द मल्टीलेटरल एंड द बायलेटरल एग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर जिस भी तरह का एग्रीमेंट हो रहा है उनके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखना। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कर रहा है मेंबर कंट्री को हेल्प की तो फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, कितना ट्रेड कर सकते हैं, कितना उनके ऊपर टैरिफ लगने वाला है। कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है। अगर आपको रूल एंड प्रोविजंस पता है, रूल एंड प्रोग्रेस पता है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया, झगड़ा हो गया, उसने ज्यादा ट्रेड टैरिफ लगा दिया, उसने रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दी, तो WTO के पास ये अधिकार है कि उनकी जो डिस्प्यूट्स है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करे, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म है, टाइम टू टाइम ये क्या करेगा, उन पॉलिसीज को चेकआउट करेगा। टू असिस्ट द IMF एंड द IBRD। देखो इसके साथ साथ जो है 1944 के अंदर ना ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर वाशिंगटन के अंदर, ठीक है, ये भी एक चैप्टर है अलग से, उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके अंदर एक मतलब कि आपके अगर पैसे नहीं है, किसी कंट्री के पास फिनांस की कमी है, तो उसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक आई थी। 1944 की बात की जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर फिर वर्ल्ड बैंक के 5 ब्रांचेस बनाई गई थी, ये भी इसी तरीके से थी। तो इनमें से IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जा रही है, इंटरनेशनल बैंक रिकंसिलिएशन एंड द डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये WTO इनको भी क्या करता है, असिस्ट करता है, ठीक है, टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। आई होप फंक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव अब क्लियर हो चुके होंगे। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या कि इसकी एक सेटलमेंट बॉडी होती है। सेटलमेंट बॉडी समझते हैं कि डिस्प्यूट हो गया तो इस बॉडी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, ये आपको समझाएगा। एक जनरल काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल भी ठीक है। एक होती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, कि आपकी जो पॉलिसी बनाई हुई है उनको रिव्यू करने के लिए स्पेशल एक बॉडी बनाएगी। तो यहाँ पे 3 बॉडी है, डिस्प्यूट बॉडी है, ठीक है, पॉलिसी रिव्यू करने के लिए एक जनरल काउंसिल है। जनरल काउंसिल में बात की जा रही थी गुड्स काउंसिल की,
कि आप गुड्स के ऊपर फोकस करेंगे, सर्विसेज के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज काउंसिल बनाएगी कि जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जियोग्राफिकल लोकेशंस, डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। और एक थी हमारी कमेटी ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया। ये एक WTO का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। देखो इनके ऊपर ना इन डेप्थ में ना नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, गैट्स क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुड जनरल काउंसिल क्या होता है, ये सभी के सभी ना नेक्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्प्यूट्स बॉडी क्या है, ठीक है, प्रीव्यू क्या है, ये सभी के सभी नेक्स्ट चैप्टर में। मैंने आपको बताया था ना, देखो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो ये सारे के 16 पॉइंट्स हैं, नजर आ रहा है। ट्रिम्स भी है, क्लॉथ के रिगार्डिंग भी है, ठीक है, गैट्स भी है, टिप्स भी है, ट्रिम्स भी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट भी, सारे के सारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग से थोड़ा इसलिए समझाया क्योंकि WTO की स्टोरी समझ। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या प्रॉब्लम है, देखो एक सेकेंड, यहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है चाइना, ठीक है। इंडिया की लोगों की डिमांड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिगार्डिंग काफी बढ़ गई थी पीछे, है ना। हमने ये भी कहा था कि जैसे कि दिवाली पे हम क्या कहते हैं कि जो लड़ियां होती हैं, लड़ी लगाते हैं, हमारे यहाँ तो लड़ी बोलते हैं, आपके वहाँ पे भी लड़ी बोलते होंगे, तो आप देख लेना, ठीक है। तो जो लड़ी की डिमांड है, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इवन जो फोन है, टैबलेट है, ठीक है, मॉनिटर है, PC है, कैमरा है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के ऐसे, मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखा होता है कि ये कहाँ से बना हुआ है, मेड इन चाइना है या फिर कहाँ से बना हुआ है। इस हर एक बॉक्स के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी तरह से इन केस ये जो डिमांड है मेरे दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट की, मेरी कंट्री में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और कंट्रीज प्रोडक्ट्स को इतना एफिशिएंट वे से नहीं बना रही, तो ये क्या कर रही है, मेरे को इंपोर्ट कर रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंपोर्ट है क्योंकि मैं इससे क्या कर रही हूँ, सामान खरीद रही हूँ। बट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक्सपोर्ट है क्योंकि ये क्या कर रहा है, सामान को सेल कर रहा है ना। चलो जी, इन केस हमारी कंट्री की इनकम लेवल जो है वो कम हो जाए, दैट मीन्स जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी कंट्री की कम है, तो हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही तो सामान क्या करेंगे, डिमांड करते हैं ना। सुना होगा सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट था कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, सुना है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारी इनकम कम है तो ऑब्वियस सी बात है हम डिमांड भी कम करेंगे, है ना। तो डिमांड कम करेंगे तो दूसरी कंट्री का कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है। डेवलपिंग कंट्री की सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है कि उनके पास जो फैसिलिटीज होती है, उनके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिमिटेड या फिर स्केयर पॉइंट में होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। देखो बाहर जो कंट्री है, डेवलप्ड जो नेशन है, वो तो उनके पास किसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी, तो सामान मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्टेड होगी। 3 तरह के लेवल होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इंडिया किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, मींस कि उसके वो क्या ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकती है, प्राइमरी सेक्टर्स को। बट जो डेवलप्ड नेशन है वो कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर मींस की सेकेंडरी या फिर टर्सरी लेवल वाले प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर अ मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन टेंड टू ग्रो much faster than the latter demand of the agriculture export of the developing country. डेवलपिंग कंट्री में ना जो एग्रीकल्चर की अगर एक्सपोर्ट का कंपैरिजन करें और दूसरी कंट्री के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का कंपैरिजन करें तो एग्रीकल्चर बहुत कम एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। कारण यही है कि जो हमारे ड्यू टू द मच हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देन देयर इज ए एग्रीकल्चर कमोडिटी।
एग्रीकल्चर कमोडिटीज की जो डिमांड है वो कम होती है एज कम्पेयर टू देयर इज ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की। तो दैट्स अ रीजन कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्री है वो ट्रेड ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि लोगों की जो डिमांड क्या होती है, बने बनाए सामान की होती है, रॉ मटेरियल बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू देयर इज लॉ। ओके, नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट। जब भी कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट आ जाता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे कि अगर मैं बात करूं पेन की, ठीक है, पेन का सब्स्टिट्यूट आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसकी पेन की खुद की डिमांड डिक्रीज होगी। मान लीजिए पेंसिल इतनी अच्छी आने लगी है कि उसमें पेन जैसी बहुत अच्छी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करेगा, है ना। तो ये कहता है कि जो, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक और स्टील का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि पहले क्या होता था, जैसे कि स्टील या फिर लोहे की जैसे पाइपें हम क्या करते थे, पानी की फिटिंग की करते थे। इवन कुछ भी अगर बात की जाए, कोई भी सामान हो गया, या फिर मैं कहूँ कि बॉक्स बना रहे हो, पहले क्या होता था कि ऐसे ट्रंक बनते थे, है ना, आपने देखा होगा भी होगा अपनी मम्मी दादी का, कि ऐसे पहले ट्रंक बनते थे, स्टील के बनते थे चीजें। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रेफर किसको दिया जा रहा है, प्लास्टिक को दिया जा रहा है, कि प्लास्टिक ने कंपटीशन क्रिएट किया है किसका, स्टील को। तो प्लास्टिक आर रिप्लेसिंग द स्टील इन मैनी सेक्टर, मैनी पार्ट ऑफ द कार, जैसे कार के हो गया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हो गया, जैसे कि फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये टोटली पहले किससे बनते थे, स्टील से बनते थे। बट अब क्या है, वो टोटली अब कैसे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं। तो प्लास्टिक की पाइप हो गई है, प्लास्टिक का बकेट हो गया है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है स्टील की पाइप्स और स्टील के बकेट से। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन जो है, अब देखो फॉरेन के अंदर तो ये क्या है, बहुत अच्छे से बन पा रहे हैं प्लास्टिक की, बट हमारी कंट्री अगर नहीं बना पा रही तो क्या हमारे लिए कंपटीशन होगा, क्या हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे ना उस चीज को, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ड्यू टू देयर इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डे बाय डे क्या हो रही है, इतनी डेवलप हो रही है। जैसे कि अब देखो पहले क्या था, पहले हम चिट्ठियों से क्या किया जा रहा था, हम एक दूसरे से वाद विवाद करते, सॉरी वाद विवाद नहीं, हम कम्युनिकेट करते थे, संवाद करते थे, बट थोड़े टाइम के बाद लैंडलाइन आई, फैक्स की बात की जा रही थी, ठीक है, फिर इंटरनेट आ गया, देन इतना चेंजेस आ रहे हैं, इतना चेंजेस आ रहे हैं कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है वो चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, इतनी उसके पास कैपिटल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है वो बैक मार जाएगी, है ना। तो ये क्या है कि जैसे कि एग्जांपल यहीं पे है, सेल फोन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इन्होंने प्रॉपरली एलिमिनेट कर दिए हैं उन सभी रॉ मटेरियल्स को, उन सभी, जैसे कि पहले क्या था कि जो सेल फोन्स होते ना था ना, वो लैंडलाइन होते थे, उनकी फिटिंग करवाने के लिए हमें एक प्रॉपर तार की जरूरत होती थी ना, तो उन तार के अंदर जो मटेरियल यूज होता था वो भी एक्सेस में अमाउंट में होता था। पर जैसे ही सेल फोन से एंड्रॉयड फोन या फिर मैं कहूँ कि और अच्छे फोन आए, इनकी ये जो तार का खर्चा है, ये जो तारे बिछाने का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, वो क्या हो गया, कम हो गया है, इवन बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या हो जा रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर है, जैसे कि पहले के प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि बात की जाए एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर्स माने जाते थे। बट आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या है, हम एक तो हम कहते हैं ना कि सामान बनाना पड़ेगा, ये कहते हैं कि नहीं हम बनाया ही ले आए, मैन्युफैक्चर। सेकेंडरी सेक्टर की बात की जा रही है तो वहां पर वो सभी गुड्स के बारे में बात की जाएगी जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, प्राइमरी सेक्टर हमने पढ़ ली है, एंड द विदाउट द एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस देयर would be no raw material to be used either for the basic survival or for the creation of the other product. Secondary sector or the manufacturing sector refer to the manufacturing of the tangible goods which is the secondary importance, such as the goods have been little value and themselves, they are important only for the extent they have to be served। and पता है इतना ऊपर, इतना डीप इन डेप्थ में पढ़ने के बाद ना, यहाँ पर ये कहीं ना देखो हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं हर चैप्टर के अंदर बात कर रही हूँ क्योंकि हर चीज के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इतने हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। अब देखो इंडिया है जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ज्यादा, तो प्राइमरी सेक्टर उनके हमारे पास अबेंडेंट में है, बट किसी कंट्री को ये नहीं चाहिए भाई, उनको उनके पास ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर है, जैसे कि कंपोनेंट ऑलरेडी है, जैसे कि दूध होता है, ठीक है,
किससे आता है? ये गायें या फिर हमारे यहाँ पे जैसे भैंस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या है, मिल्क का पाउडर ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना, इवन इंडिया के अंदर भी है। बट अगर बाहर के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, मिल्क पाउडर बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है उनको इस चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण जो सर्विस सेक्टर में जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ना होकर हम सीधा डायरेक्ट फाइनल पॉइंट की उनकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज जरूरी होती है किनके लिए, फिजिकल सर्वाइवल के लिए, बट सर्विस एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है सोशल वेलबींग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इन द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। इलास्टिसिटी समझते हो, वही इनकम इलास्टिसिटी की बात की जा रही है कि आप कितना इलास्टिक हो रहे हैं, किसी भी चीज के बढ़ने घटने से आपके ऊपर कितना चेंज आ रहा है, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, राइट। वाइल ऑन द अदर हैंड द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द फेसिंग द uncertain demand conditions for there is a major export product on the other hand finding it difficult to adjust their supply। मान लीजिए हमारी इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, मान लीजिए मशीनरी यूके से बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है, ठीक है, हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी कि हमें इतनी सारी मशीनरी चाहिए, ठीक है, उनके लिए एक्सपोर्ट बढ़ा, बट उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उनके पास प्रॉपर में सप्लाई तो होनी चाहिए ना, है ना। तो उस सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री की इनकम होगी है, डिमांड होगी है, सप्लाई होगी, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालती है अदर कंट्री की इकोनॉमिक के ऊपर। अगर वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाई तो उसकी इमेज भी डाउन हो सकती है, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन की बात की जाए, प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि आज अगर इंडिया को, अगर मैं कहूँ कि मुझे $1 चाहिए तो आपको 83 रुपीज़ के करीब आपको इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ रहा है, पहले टाइम में क्या था, 83 ना होकर 60 रुपीज़ भी था, 2000 अगर मैं बात करूँ 2018-19 की, है ना। तो क्या हो रहा है कि प्राइस क्या है, इसी तरह से प्रोडक्ट्स के भी प्राइस क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो जा रहे हैं मार्केट की फोर्सेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जाता है प्रोटेक्शनिज्म की बात की जाए, ये मोस्ट ऑफ क्या होती है, फॉरेन गवर्नमेंट अप्लाई करती है। अब देखो यहाँ पर इंडिया मशीनरी की डिमांड करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, यहाँ पर इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है ना। अब ये भी तो हो सकता है ना, बाहर कंट्री से मशीनरी मंगवा कर इंडिया उनको ये देख पा रही है कि वो कैसे बन रही है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब भी हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एक बार हम भी सीख जाए, देन हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करना, हम भी फिर इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके फिर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो दूसरी कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल रेगुलेशन लगा देती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को जब भी कोई पॉलिसीज अप्लाई करती है, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, ठीक है, कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो उनसे ट्रेड ना करे, कम करे तो उसके लिए फॉर्मेलिटी ज़्यादा करनी पड़े, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है फॉरेन कंट्रीज। ओके, तो डेलिबरेटली उनके ऊपर क्या लिया गया जा रहा है, बैरियर क्रिएट किया जा रहा है, उसे हम कहेंगे, हम प्रोटेक्शनिज्म कहेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। चलो जी, टर्म ऑफ द ट्रेड की बात की जाए तो टर्म ऑफ ट्रेड वही बात है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये कहता है कि आप कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, कितना आप इंपोर्ट कर पा रहे हो, आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहाँ पे आ जाता है इंपोर्ट और यहाँ पे आ जाता है एक्सपोर्ट। एक और लिख लेते हैं हम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब समझ में आ गया। चलिए जी, अगर ये इक्वल है तो पोजीशन ठीक है दोनों कंट्रीज की। अगर ये एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री से सामान को सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमें क्या मिलेगी, सेल करने के बाद पेमेंट भी तो मिलती है ना। तो आप क्या है, फेवरेबल सिचुएशन में है, अच्छी सिचुएशन में है, सरप्लस सिचुएशन में है। अगर ये इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आप क्या है, आपको पेमेंट ज़्यादा करनी है, तो आप अनफेवरेबल सिचुएशन में है। तो टर्म ऑफ ट्रेड यही बताता है, इंडेक्स है, रेशियो बताता है कि कितना आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो ओवर देयर इज अ इंपोर्ट की बात की जाए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, इट मीन्स दैट द प्राइस इट रिसीव फॉर इट्स एक्सपोर्ट, कितना प्राइस आप रिसीव कर पा रहे हो, इंक्रीज है तो मोर देन द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट, तो बेटर सिचुएशन है, मीन्स कि आप प्राइस देने की बजाय प्राइस ज़्यादा रिसीव कर रहे हो तो अच्छी सिचुएशन है। अगर बात की जाए डिक्लाइन, टर्म ऑफ ट्रेड डिक्लाइन कब होगी, मीन्स की मंदी कब हो रही है, जब हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं
बाहर कंट्री को हम इसकी इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर इज एक्सपोर्ट, दैट्स इट। ये छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, बिल्कुल समझ में आया हुआ। तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट कहीं ना कहीं अब जब हम 10th चैप्टर करेंगे तो हमें वहां पर सीधा हम इस वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ये सारे एज इट इज आपको देखने को, ठीक है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको ₹9 पे करने होंगे, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 में, जो कि हमने थोड़ा बहुत आज आधा, मोस्ट ऑफ हाफ चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सीधा हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखो यही चीज़ यहाँ पर है, हम सीधा हम मल्टीलेटरल एंड प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट ऑफ द टर्म के बारे में बात, ठीक है। चलिए तो